ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने आरआरबी एलपी सीबीटी 1 में जो प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, ठीक है, साइंस के रिगार्डिंग। उसमें हमारा था एलपी से रिलेटेड, ठीक है, एएलपी से रिलेटेड हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट हमारा 12 तक यहाँ फाइनल हो चुका है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस इसका जो प्रीवियस ईयर है एएलपी का, उसको तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। और प्रैक्टिस सेट हमारा कितना हो चुका है, 12 तक, ठीक है। कई लोगों ने वहाँ पे कमेंट भी किया था कि आप रेलवे जेई से रिलेटेड आप यहाँ पे जो है क्लास लीजिए। तो रेलवे जेई में आप देखेंगे यहाँ पे आरआरबी जेई स्टेज फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पे हम जो आपका हुआ था 2019 में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो रेलवे जेई से रिलेटेड जो हमारा जो साइंस का आपका जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकृति घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है, ठीक है। स्थैतिक विद्युत यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ पे तड़ित है, ठीक है। दूसरा है आपका वर्षा है, तीसरा ओलावृष्टि है, चौथा बवंडर है, ठीक है। तो जो आपका तड़ित है इसका आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तड़ित जो होगा ये विद्युत, यहाँ पे स्थैतिक विद्युत शामिल होता है प्राकृतिक घटना में, तड़ित, ठीक है। और ये जो तड़ित होता है, ये जो बिजली जो आपका तड़कता है वही होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका तड़ित क्या होता है, देखिए जो तड़ित होता है ये क्या होता है, सामान्यतः जो बादल टकराते हैं, ठीक है, तो उससे जो आपका उत्पन्न श्रव्य ध्वनि होता है, ठीक है, तो उससे ये आपका क्या होता है, उत्पन्न होता है तड़ित, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बादल टकराते हैं, ठीक है, जो बादल होते हैं ये आपके टकराते हैं, ठीक है, तो इससे उत्पन्न क्या होता है, आपका श्रव्य जो ध्वनि होगी, ठीक है, श्रव्य ध्वनि, उससे क्या होती है, आपका उत्पन्न होती है तड़ित, ठीक है। तो इस ये आपका थोड़ा था तड़ित के बारे में था। लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थैतिक विद्युत शामिल होता है, तो ये आपका तड़ित में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2019 का है, ठीक है, जेई का परीक्षा में ये आपको पूछा गया साइंस से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम, मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम, ठीक है, एक दूसरे से डी दूरी पर डिस्टेंस आपका जो है यहाँ पे स्थित होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है ये कैपिटल एम है और ये आपका क्या होता है, स्मॉल एम है, ठीक है। तो एक दूसरे से ये आपका डी दूरी पर यहाँ पे जो है आपके है कि स्थित है। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो आपको पता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम होता है फर्स्ट में होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि F समानुपाती होता है किसका, ये M1 M2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल M है इसको, तो ये कैपिटल M, ये आपका कैपिटल M और स्मॉल m के यहाँ पे इसके गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरा क्या होता है, ये इसका जो दूरी होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि S यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान, मान लीजिए यहाँ पे D है तो ये D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। अगर मान लीजिए F व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान R स्क्वायर, ये भी आपका कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर R दिया हो तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये आपका दो कंडीशन होता है। तो यही आपको यहाँ कह रहा है कि अगर M और स्मॉल m है तो इसके बीच को समानुपाती होगा। तो यही देखेंगे आपको किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे और ऑप्शन नंबर बी में कि वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के यहाँ पे क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये जो आपका होगा यहाँ पे F अनुक्रमानुपाती कितना होगा, ये आपको कैपिटल M और यहाँ पे आपका स्मॉल m, इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, जो कि कैपिटल M और यहाँ पे स्मॉल m है, ठीक है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये होता है, ठीक है। ये इसके समानुपाती, अनुक्रमानुपाती और ये इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये आपको पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे की ताप पर पानी जो है उबाल सकते हैं, ठीक है। तो किस स्थिति में कमरे की ताप पर पानी उबाल सकते हैं, तो आपका अत्यधिक दाब है, वायुमंडलीय दाब है, निम्न दाब है, उच्च दाब है। आंसर क्या हो जाएगा, निम्न दाब पर यहाँ पे आपका कमरे की ताप पर क्या कर सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा, ठीक है, बैरोमीटर द्वारा यहाँ पे इसको मापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। और दाब का जो आपका यहाँ पे मात्रक होता है वो क्या क्या होता है, दाब का मात्रक होता है आपका बार होता है, ठीक है, बार होता है, और क्या होता है, एक टॉर होता है, ठीक है। बार और टॉर ये दो आपके मात्रक होते हैं दाब का, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे निम्न दाब पर क्या कर सकते हैं, आप पानी को उबाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि आपको निर्जलीकरण के दौरान समांतर शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है,
ठीक है। तो निर्जलीकरण के दौरान समांतर शरीर से नष्ट होने वाला कौन सा पदार्थ है, तो ये क्या होता है आपका NaCl, ठीक है, NaCl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपका किसका फार्मूला होता है, नमक का, ठीक है, नमक का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये किससे बना होता है, प्रबल एसिड, मतलब प्रबल यहाँ पे अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से ये मिलकर बना होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपको यहाँ पूछे कि ऑक्सीजन कितने अप्रूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं, एक O2 होता है, एक आपका O3 होता है, ठीक है। ये तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है आपका ओजोन, ठीक है, ये आपका ओजोन होता है, जो कि ये कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में ये आपका पाया यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O2 और O3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, अगर अप्रूव की बात करें तो 2 होता है, O2 और O3, लेकिन यहाँ पे आपको परमाणु कहा गया है तो O2 होता है, ठीक है। ये आपका संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है इसको किसने खोज की थी, इसकी सीले और प्रिस्टले ने, ठीक है, सीले और प्रिस्टले ने इसको जो है इसका खोज किया था, ठीक है। तो ये आपका, और वायुमंडल में कितना % होता है, ये 21% होता है, ठीक है, ये आपका 21% ये आपका वायुमंडल में ये पाया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में 21% यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, इसको यहाँ पे आपको याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपका 8 होता है। एटॉमिक वेट की बात करें तो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। और किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है ये भी आता है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, पी ब्लॉक का, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन कि कितने परमाणु होते हैं, तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका तत्व है ये कौन सा, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कोबाल्ट, तो क्या होगा आपका कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो होगा इसका आंसर हो जाएगा Ca, ठीक है। Ca से दिखाते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, और एटॉमिक वेट कितना होता है, 40 होता है, ठीक है, कैल्शियम। और ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, S ब्लॉक, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का ये आपका एलिमेंट होता है, ठीक है, S ब्लॉक का एलिमेंट होता है कैल्शियम। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ऑक्टेट नियम इस पर लागू होता है। और जो ये अष्टक नियम था किसने दिया था, न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड ने इसको जो है इसका जो इसका नियम ऑक्टेट नियम था, अष्टक नियम, न्यूलैंड ने इसको ये दिया था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि किस तत्व तक अष्टक, देखिए ये सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक यौगिक का अणु सूत्र ये है आपका, तो यौगिक का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका यौगिक दिया है ये दिया गया क्या, C2H6O, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इथेनोइक अम्ल दिया गया, डाईमिथाइल एथर दिया गया है, ठीक है। मिथाइल क्या होता है आपका, CH3 होता है, ठीक है। तो 2 CH3 होगा, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, और डाईमिथाइल ईथर और एथेनॉल, ठीक है। तो ये तो फार्मूला यही है आपका CH3OCH3, ठीक है। तो डाईमिथाइल का फार्मूला ये होता है। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH ये होता है, या इसको किसे बोलते हैं, CH3CH2OH ये आपका होता है एथेनॉल का, ठीक है। ये आपका यही है C2H5OH, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, ये CH3CH2OH यही वो बोलते हैं आपको। तो ये है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका यौगिक दिया C2H6O, ठीक है। अब इसको देखेंगे थोड़ा सा, इसको ब्रेक करके कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको करेंगे इस तरह से C2H5OH, ठीक है, ये, या इसको कैसे लिख सकते हैं, ये CH3OCH3, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये मेथाइल होता है, ठीक है, ये मेथाइल होता है दोनों, ठीक है। ये जो CH3 ये क्या है आपका, मेथाइल है। तो ये आपका हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर इसको बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा C2H5OH।
तो यहाँ पे देखेंगे C2H5, यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें तो क्या बनेगा, ये C2 बनेगा और H5 और एक हाइड्रोजन इससे जो जुड़ जाएगा तो C2H5 ये भी बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, डाई मिथाइल ईथर और एथेनॉल, ये दोनों है। ठीक है, ये जो आपका यौगिक जो दिया गया है यहाँ पे, यौगिक का जो फार्मूला दिया गया है C2H6O, ये आपका डाई मिथाइल ईथर और एथेनॉल ये दोनों है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। किस तरह से आपको बता दिए हैं यहाँ पे, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, CH3CH2OH होता है। ठीक है, एथेनॉल ये होता है। ठीक है, CH3CH2OH, और इसको आप जब देखेंगे C2H5 ये, और ये आपका डाई मिथाइल ईथर है, ये आपका एथेनॉल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एथेनॉल और ये आपका डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर होगा। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा और ये भी मिलेगा, तो दोनों मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है। ठीक है, तो आँख का विकार पीलिया, गठिया, निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर आप देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष, ये आपका क्या है, आँख का एक विकार है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, इसको देखिए एक नाम से और जानते हैं, मायोपिया, मायोपिया नाम से इसको जानते हैं। जो मायोपिया दोष होता है, इसको मतलब इसको निकट दृष्टि दोष को भी मायोपिया बोलते हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि मायोपिया जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या और भी कोई 2 आप ऑप्शन दे देगा तो ये भी करता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की वस्तु होती है, जो पास की यहाँ पे वस्तु होती है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। वस्तु जो होती है ये स्पष्ट आपकी यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन वही दूर की क्या होगी, यहाँ पे दूर की दिखाई नहीं देती है। ठीक है, पास की तो दिखाई देगी लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, तो ये आपका आँख का विकार एक रोग है। ठीक है, मतलब समय आँख से रिलेटेड है, तो यही आपको पूछ रहा है आँख का विकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ होता है कि इस दोष को जो है निवारण के लिए कौन सा लेंस का जो चश्मा यहाँ पे, तो अवतल लेंस का जो चश्मा होता है। ठीक है, अवतल लेंस के चश्मा को यहाँ पे आपका यूज किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि ये भी पूछता है कि किस लेंस का यहाँ पे आप यूज करेंगे इस दोष को मिटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल लेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपको कैलोरी है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे केशिकाएं हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं मत होइएगा, ये कोशिकाएं हैं, ये केशिकाएं हैं और ये कणिकाएं हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केशिकाएं होगा। ठीक है, कि उन्हें क्या कहा जाता है, जो प्रवाहित करता है उसको केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो आपका रक्त जो है ये क्या होता है, जो आपका रक्त होता है वो पूरे शरीर के भार का, ठीक है, जो शरीर का जो आपका भार होगा उसका कितना % होता है, 7% जो है आपका भाग क्या होता है, ये आपका रक्त होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, रक्त होता है। और रक्त जो आपका होता है ये क्या होता है, ये तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, तरल संयोजी उत्तक ये आपका होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि आपका जो ये रक्त का जो थक्का बनना होता है उसका प्रोटीन का जो आपका जो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते, जो थक्का बनता है, ठीक है, उसमें एक प्रोटीन काम करती है। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रिनोजन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन उसको बोलते हैं, उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। ठीक है, जो रक्त को थक्का बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट में आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे रक्त जो है इस भार में शरीर का 7% होता है। ठीक है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है, थक्का बनाता है, प्रोटीन की वजह से बनता है, उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे आपका जो है इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किए उन्हें क्या कहा जाता है, केशिकाएं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है, ये आपका कि सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का पीएच मान को इंगित करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले भी देख चुके थे, एलपी की जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो पीएच का मान क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, किसके किसके होता है। तो एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो होता है, जो पीएच का जो वैल्यू होता है यहाँ से होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। ठीक है, जो पीएच का वैल्यू होता है 0 से 14 के बीच में होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है ये कि जो आपके जो पीएच होता है ये क्या होता है यहाँ पे, कि इसको जब आप देखेंगे कि अगर आप जो पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम है,
ठीक है, तब क्या होता है, सॉरी यहाँ पीएच होगा, ये आपका पीएच है, अगर 7 के बराबर होगा तब क्या होगा, और जो पीएच होगा यहाँ पे अगर 7 से ज़्यादा है तब क्या कंडीशन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 7 से कम है तो आपको क्या होगी, ये आपकी अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अम्लीय हो जाएगा। 7 के अगर 0 के सॉरी यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। जो पीएच अगर आपका 7 का बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन होती है, ठीक है, उदासीन। और यहाँ पे 7 से ज़्यादा है तो ये क्या होगी, आपकी क्षारीय होती है, ठीक है, क्षारीय होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी याद रखेंगे, पीएच का वैल्यू जो है 0 से 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 से यहाँ पे देखेंगे 4 से 5 है, यानी कि 7 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कम है तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, ठीक है, वीक एसिड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पीएच के वैल्यू को किसने दिया था, सोरेनसन ने, ठीक है, सोरेनसन ने इसको दिया था, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोरेनसन ने इसको पीएच के वैल्यू को दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी परमाणु के यहाँ पे आपको बताना कि इसमें से खाली स्थान है, ठीक है, कि किसी परमाणु में किसमें यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। तो दूसरे कोष है, बाह्यतम से पहले कोष है, बाह्यतम कोष से पहले कोष है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बाह्यतम कोष। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका बाह्यतम कोष, यहाँ पे होगा ये आपका कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाएं से जब आपकी आवर्त में आप यहाँ पे आवर्त में, ठीक है, जब बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप दाएं जाते हैं तो 1 से 8 तक क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या होती है, ये आपकी बढ़ती है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती। जब आवर्त में आप बाएं से दाएं जाते थे 1 से 8 तक, ये आपका बढ़ती है, ठीक है। तो इसको भी हम याद रखेंगे। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद जो है गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जो जल होता है जिसका उपयोग करके जनरेटर के द्वारा क्या किया जाता है, टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका बर्फ में बदल जाती है, ठीक है, जो पैदा की जाती है, ठंडा हो जाता है, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, ठीक है, और बहने लगता है। तो यहाँ पे जो बिजली पैदा की जाती है क्या होता है, ये आपका उच्च दाब पर भाप में ये बदल जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब पर क्या होती है, ये भाप में बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह से क्या होती है, ठीक है। जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है कि भारी वर्षों जो यहाँ पे के दौरान वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेज़ी से गुजरती है, ठीक है, और ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों के क्रमित परावर्तन होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह से क्या होती है कि ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों में क्रमित परावर्तन यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है कि नहीं देता है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, गौरैया है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गौरैया है। उसके बाद से बी में कोयल है, सी में कबूतर है, और यहाँ पे क्या है आपका तोता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा कोयल, ये क्या है आपका, ये जो है आपका जो है अंडा जो होता है, जो घोंसले में अंडे नहीं देती है, ये कौन होगा, आपका कोयल हो जाएगा, ठीक है। और जो कोयल होती है ये पक्षी वर्ग से आती है, ठीक है, आपको पता है पक्षी वर्ग से ये आती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये जो पक्षी का जो अध्ययन होता है, ठीक है, ये आपका पक्षी का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, ये होता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, पक्षी का यहाँ पे अध्ययन जो है ये होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। और ये पक्षी वर्ग से आती है, और ये क्या होता है, घोंसले में अंडे नहीं देती है, वो क्या होगी, कोयल, बाकी सब गौरैया, कबूतर, तोता ये सब देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर ये है, ये नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक और पहिए के स्पर्श करता है, अब इनमें कौन सा पहिए का गति को रोकेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पैड और रिम के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, पैड और रिम के बीच का घर्षण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कौन सा पहिए के गति को रोकेगा, तो पैड और रिम के बीच का जो घर्षण होगा ये होगा, ठीक है। दो वस्तुओं के संपर्क में बीच में जो आपका बल लगता है क्या होता है, वो आपका घर्षण बल होता है। ये हमेशा घर्षण बल क्या करता है, वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकोटीन। जो निकोटीन होता है ये आपका तंबाकू में मौजूद होता है, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको, हर टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो निकोटीन जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर जो होते हैं मलेरिया फैलाते हैं, ठीक है। तो माइकल एस ब्राउन है, सर आइजक न्यूटन है, होमी बाबा है, सर रोनाल्ड रॉस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर रोनाल्ड रॉस जो थे ये आपके जो है मलेरिया फैलाते हैं, इस बात को बताए थे, ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है। और जो आपका मलेरिया शब्द का अक्षर इसका मतलब क्या होता है कि खराब वायु होता है, ठीक है। इसका जो आपका जो होता है, ठीक है, वो खराब वायु होता है मलेरिया शब्द का, ठीक है। तो इसको भी यहाँ याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की जो बनी वस्तुएं हैं किसकी वजह से आपको यहाँ पे काली हो जाती है, ठीक है। तो ये किसके वजह से हो जाती है, ये होगा आपको Ag2S सिल्वर सल्फाइड की वजह से क्या होती है, ये काली हो जाती है, ठीक है। आपको पता है कि जो सिल्वर होता है, ठीक है, Ag जो होता है, सीधे इसके क्या बोलते हैं, आभूषण, जो आपका गहना होता है ये आपका बनता है, ठीक है, आभूषण बनता है। और दूसरी चीज़ है कि आपके इसका जो चालकता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, चालकता अधिकतम होता है, चालकता जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसका जो आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपका 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, तो इसके वजह से आपको सिल्वर सल्फाइड के Ag2S के वजह से क्या होता है, ये काली हो जाती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाता है, ठीक है, दो प्रतिरोध हैं तो एक समान यहाँ पे एक समान दो बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाता है, वो किस हिसाब से जुड़ते हैं, तो लाइन आर पार सीढ़ी समांतर। तो किससे जुड़ते हैं, ये समांतर क्रम होता है। यहाँ मान लीजिए आर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो समांतर के लिए क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 ये होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। वही आप सीढ़ी से निकालेंगे तो आर अगर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, r1 + यहाँ पे r2 ये होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका r1 का वैल्यू आपका यहाँ पे 4 दिया है और r2 का वैल्यू आपका मान लीजिए 2 ओम दिया है, ये 4 ओम दिया है, ये आपका 2 ओम दिया है। तो अगर r1 + r इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये आपको सीढ़ी की बात हो रही है, सीरीज की, तो r इक्विवेलेंट कितना होता है 4 ओम और + 2 ओम कितना हो जाएगा 6 ओम। लेकिन यही अगर आपको समांतर की बात करें तो अगर आप 1/r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 + 1/2, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि ये हो जाएगा 4/3 आपका डायरेक्ट इतना ओम r इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये होता है सीरीज में और आपका पैरेलल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। कि जब एक समान दो बिंदुओं के बीच यहाँ पे आपका जोड़ा जाता है तो किससे जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, इसका क्या है, इसका होमो सैपियंस नाम है, ठीक है, होमो सैपियंस। आधुनिक जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, ठीक है। तो भोजन की ऊष्मा किसमें मापा जाता है, कैलोरी में, ठीक है, कैलोरी में यहाँ पे आपको मापा जाता है भोजन की ऊर्जा को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन है आपका, ठीक है, एल्युमिनियम है, उसके बाद स्कैंडियम है, उसके बाद से गैलियम है, ठीक है। तो किसको जाना जाता है, ये आपका स्कैंडियम को आपको एका बोरान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एका बोरान, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एका बोरान के रूप में जाना जाता है स्कैंडियम को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। तो ए में आपका दूध है, रेड मीट है, नींबू है, दाल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत विटामिन यहाँ पे आपका नींबू होता है, ठीक है। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, फंक ने, ठीक है ना। फंक ने क्या किया था, विटामिन शब्द का यहाँ पे प्रयोग किए थे फंक ने, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और एक चीज़ और होता है कि कुछ विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन आपके वसा में, ठीक है। तो जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। वसा में आपका क्या होता है, ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, घुलनशील ये आपके होते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन ये इस प्रकार आपके होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा नींबू, ठीक है।
तो ये था हमारा आरआरबी जेईई का जो भी साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा है, ठीक है। अगर जेईई से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर इसको क्या करिएगा, पूरा वीडियो को यहाँ पे देख के और कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो भी आपको यहाँ पे कमी लग रही हो, ठीक है। तो इसका जो भी हम अगला पार्ट है और तो उसको हम प्रॉपर बनाते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इसको भी और भी सारे आपके जो मित्र लोग हैं उनको भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।